ठीक है, हु सो लिस्ट टू हंट। अब यहाँ पे हमने देखा, लास्ट पोएम में हमने देखा कि वाइट जो है वो एक सोनेटियर था, और सोनेटियर जो है, सोनेट किसे कहते हैं, जो है दो सेक्शंस में एक पोएम लिखी जाती है, जिसमें फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं जिसमें एक मसला बयान किया जाता है, और लास्ट 6 लाइंस होती हैं जिसमें एक जो है कंक्लूजन दिया जाता है, उस मसले का हल दिया जाता है। हूसो लिस्ट टू हंट। अब हमने लास्ट पोएम के अंदर देखा कि वो जो है सोनेट में बयान करता है, अपना एक मुद्दा बयान करता है या अपना एक प्रॉब्लम है जो वो बयान करता है, एंड फाइनली जो है हम देखते हैं कि वो जो है फर्स्ट 8 लाइंस में, फर्स्ट 8 लाइन यानी कि ऑक्टेव के अंदर वो अपना मसला बयान करता है, और लास्ट 6 लाइंस के अंदर वो उसका कंक्लूजन या जो भी उसका एक फाइनल एक रिजल्ट होता है वो उसको बयान करता है। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि वाइट जो है वो टोटली अपनी जो बेलव्ड है उससे तंग आ चुका है, और उसको ये लगता है शी इज जस्ट लाइक अ डियर। तो यहाँ पे वो मेटाफोरिकली एक कॉन्सेप्ट जो है हंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे, और वो कहता है कि हु सो लिस्ट टू हंट, कि कौन है जो विश करेगा इस डियर को हंट करने के लिए। एक्चुअली कोटली लव के ऊपर जो है लिखी गई, तो हंट उस दौर में डियर को बहुत ज्यादा किया जाता था। अब वो कहते हैं इस डियर को कौन हंट करेगा जिसके गले में अब तो पट्टा भी किंग का है, यानी कि किंग की क्वीन को कोई भी हंट नहीं कर सकता। आई नो वेयर इज द हाइंड, वो कहता मुझे पता है कि हाइंड किधर है, मुझे पता है कि वो फीमेल डियर जो है वो किधर है, लेकिन अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि वो डियर ऐसी है कि वो किसी के हाथ नहीं आने वाली। तो अब देखते हैं कि मेरे अलावा जो इसकी पूरी जो है देखते हैं कि इस हाइंड को कौन हंट करता है, यानी कि वो चैलेंज कर रहा है कि औरत जो है वो एक उसके अंदर लॉयलिटी नहीं है, वो जो है उसके अंदर कॉकटिशनेस है, और एक डिसलॉयल जो है उसकी बिलव्ड है। वो कहता है मेरी बिलव्ड चाहे जैसी भी है लेकिन वो डिसलॉयल है, उसके अंदर कॉकटिशनेस है, और वो जो है उसके अंदर लॉयलिटी नहीं है, तो वो एक ऐसी डियर है जो कि किसी के हाथ नहीं आती। तो यहाँ पे हु सो लिस्ट टू हंट जो है ये इसका जो है मेन टाइटल है, आई नो वेयर इज द हाइंड। वो कहता मुझे पता है कि वेयर इज द हाइंड, कि वो हिरनी जो है वो फीमेल डियर, वो जो फ्लर्टियस एक वीमेन है, जो उसकी बिलव्ड है, जो फ्लर्टियस है, वो अब कहाँ है। वो कहता है उसका पता मैं बताता हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि और इसके अलावा मेरे अलावा कौन है जो इस फीमेल डियर को हंट करेगा। ये जो है सर थॉमस वाइट ने लिखी है 1503 से 1542 तक। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम टाइटल को डिस्कस करते हैं। हु सो लिस्ट टू हंट वेयर इज अ हाइंड, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम। ठीक है, ये मैंने टाइटल ऑफ द पोएम जो है वो आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिएगा टाइटल ऑफ द पोएम है हु सो लिस्ट टू हंट, यानी कि हु एवर, लिस्ट कहते हैं वांट या विश करने को, टू हंट हंटिंग शिकार करने को कहते हैं। आई नो वेयर इज द हाइंड, आई नो के फीमेल डियर जो है वो किधर है। What do we understand from the title of the poem? अब इसका एक ऑल्टरनेटिव टाइटल है। वाइट की जितनी भी, वाइट एंड सरी की जितनी भी जो पोएम्स हैं मैंने आपको बताया उसके दो टाइटल्स हैं। एक तो इसका सेम इज द केस विद द प्रीवियस वन, जैसे मैंने प्रीवियस वन का बताया था कि उसके दो टाइटल्स हैं, इसी तरह उसकी जितनी भी पोएम्स आएंगी उसके दो ही टाइटल्स होंगे, और आपको दोनों ही जहन में रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वो किसी भी टाइटल से दे सकते हैं। नॉर्मली ये इंग्लिश वाला टाइटल ये वाला आता है जो फर्स्ट लाइन वाला टाइटल होता है, लेकिन कभी कभार वो ये वाले भी दे देते हैं, तो आपको इनके ऑल्टरनेटिव टाइटल्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल देख लें, द लवर डिस्पेयरिंग टू अटेन अनटू हिज लेडीज ग्रेस रिलिंक्विशेस द परस्यूट। ठीक है, अब वो कहता है कि एक लवर, अब वो स्टेट बयान कर रहा है। ये जो दो टाइटल्स हैं, फर्स्ट लाइन ये वाला टाइटल तो फर्स्ट लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जो दूसरा टाइटल है वो बता रहा है कि एक जो लवर है वो टोटली डिस्पेयर हो चुका है अपनी लेडीज ग्रेस के रिलिंक्विशेस द परस्यूट, उसको पाने के लिए उसने अनथक मेहनत कर चुका है। नाउ ही इज टोटली डिस्पेयर्ड टू अटेन हिज लेडी। What do we understand from the title of the poem? तो हम इस title of the poem से क्या अखज़ करते हैं, हमें इससे क्या पता चलता है? What do we understand from this? अब यहाँ पे देखिएगा हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
वो कहते हैं यहाँ पे whoso lives to hunt। आगे वैसे इसका अभी हम इसका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे कि क्या है एक्चुअली। एनी बोलाइन जो है वो इसकी बिलव्ड थी, जिसकी बाद में शादी हो जाती है किंग हेनरी 8 के साथ। अब किंग हेनरी 8 से क्या मुराद है, यानी कि किंग हेनरी का 8वां बेटा, ठीक है, 8वां, यानी कि वो जो हेनरी की एक नस्ल चली आ रही होती है, अब ये किंग हेनरी 8 है, यानी कि हेनरी का 8वां बेटा। तो यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज कि उसकी जो बिलव्ड है उसकी कॉकेटिशनेस, उसकी फ्लर्टियसनेस को शो किया जा रहा है। और हंट जो है वो शिकार करने को कह रहा है कि हु सो लिव्स टू हंट, के कौन है जो विश करता है कि वो इस डियर को हंट करे। आई नो वेयर इज अ हंट, जो मुझे पता है कि ये फीमेल डियर किधर है। बट एज फॉर मी, यहाँ पे हलास लिखा हुआ है और आपकी बुक के अंदर अलास लिखा हुआ है, ALAS, ठीक है, दैट इज द ओल्ड इंग्लिश, और आपकी बुक में अलास ALAS लिखा हुआ। आई मे नो मोर, वो कहता है कि आई मे नो मोर, यानी कि अब मैं इससे ज्यादा, नाउ आई गॉट टायर्ड ऑफ इट, यानी कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद इस हाइंड को जो है हंट करूं, और मैं उसके पीछे भागता भागता थक चुका हूँ। अब वो औरों को चैलेंज कर रहा, उसके बाकी लवर्स को और उसके बाकी सूट्स को जो है, जो कि उसके पीछे हैं उस हाइंड के, तो वो उनको चैलेंज करता है कि भाई मैं तो आई में नो मोर, अब मैं इससे ज्यादा तो उसका पीछा नहीं कर सकता। लेकिन अब वो बाकियों को चैलेंज कर रहा है कि अब कौन है जो इस हाइंड का शिकार करेगा। द वेन ट्रिवेल हैथ वेरिड मी सो सो, और ये जो वेन है, ये जो यूजफुलनेस है, इसने यूजफुल सॉरी यूजलेस जो हमारी इसकी जो लेबर है, ट्रिवेल ट्रिवेल कहते हैं लेबर को, हैथ वेरिड मी, इसने मुझे थका दिया। सो सॉर यानी कि मुझे पेनफुली इसने टायर्ड कर दिया है, मैं इससे बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। आई एम ऑफ देम दैट फादर्स कमेंट बिहाइंड, मैं उनमें से हूँ जो उसके पीछे सबसे ज्यादा भागे, ठीक है, जो बहुत दूर तक उसके पीछे गए हैं। येट मे आई बाय नो मीन्स माई वेरिड माइंड, और मैंने अपनी इस मतलब आई मे नो मीन्स माई वेरिड माइंड, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपने आई मतलब आई कैन नॉट डाइवर्ट माई वेरिड माइंड, लेकिन मैं अपने थिंकिंग ऑफ माइंड को अभी भी चेंज नहीं कर सका ड्रॉ फ्रॉम द डियर, मैं उस डियर्स की थॉट से अपने माइंड को आज भी आजाद नहीं कर सका। बट एज शी फ्लीट अफोर्ड, एज शी इज रनिंग सो मतलब फार फ्रॉम मी, फॉर फेंटिंग आई फॉलो, उसको मैं फॉलो करते करते फेंट हो चुका हूँ। आई लीव ऑफ देयर, इस वजह से, क्योंकि अब मैं फेंट हो चुका हूँ, मैं मतलब मेरी सांसें खड़ना शुरू हो गई हैं। सो वो कहता है कि आई लीव ऑफ देयर फॉर, इस वजह से आई हैव विथड्रॉ, ठीक है, आई हैव विथड्रू, और मैंने उसको छोड़ दिया, उसके पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दिया। सिंदन्स इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द वाइन, क्यों, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे सिंदन है, बेसिकली दैट इज द सिंस, ठीक है, ये सिंदन जो है सिंस को कहा जाता है, सिंस इन अ नेट, क्योंकि मैं वाइंड को एक नेट के अंदर जो है, आई वॉज ट्राइंग टू कैच द एयर इन टू अ नेट, और दैट इज अ इम्पॉसिबल थिंग, और वो कहते हैं कि ये एक इम्पॉसिबल मेरा एम था कि मैं एक वाइंड को एक नेट में जो है बंद करने की कोशिश कर रहा था। और वो नाउ ही इज चैलेंजिंग द रीडर, ठीक है, वो रीडर को चैलेंज करता है, हु लिस्ट हर हंट, कि कौन उसकी हंट को लिस्ट करेगा। अब वो पहले कहते हैं ना कि हु सो लिस्ट टू हंट, के कौन है जो इस हंट का डियर का शिकार करेगा। अब वो कहता है हु लिस्ट हर हंट, कि कौन ऐसा है जो कि विश करता है इस फ्लर्टियस नेचर की खातून को। आई पुट हिम आउट ऑफ द डाउट, आई वांट टू टेल हिम क्लियरली, ठीक है, आई पुट हिम आउट ऑफ द डाउट, आई वांट टू टेल हिम क्लियरली। अब फर्स्ट 6 लाइंस में ना उसने अब चैलेंज कर दिया, ठीक है, वो रीडर को, उसके लवर्स को, उसके जितने भी सूटर्स हैं, उनको वो चैलेंज करता है कि भाई तुम इस डियर को वो जो है मतलब हंट करके दिखाओ। अब वो कहता है whose list her hunt, I put him out of the doubt, वो कहता है कि जो भी विश करेगा इस फ्लर्टियस नेचर की डियर को हंट करने की, तो मैं उसको आउट ऑफ द डाउट जाके बता देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल हिम क्लियरली एज वेल आई मे स्पेंड हिज टाइम इन वेन, के जैसे मैंने अपना वक्त उसके पीछे जाया किया है। एंड ग्रेवन विद डायमंड्स इन लेटर प्लेन, कि मैं और उसके लेटर्स प्लेन में उस ग्रेवन हुआ है उसके डायमंड्स के साथ। देयर इज रिटन हर फेयर नेक राउंड अबाउट, वो कह रहे कि उसके गले की गिर्द जो है एक इंस्क्रिप्शन है ऑफ बिलोंगिंग द किंग इन हर,
ठीक है। और उसके ऊपर वो कहता है वो ग्रेवन है डायमंड्स के साथ, प्लेन लेटर्स के साथ, उसके फेयर नेक के गिर्द जो एक पट्टा बंधा हुआ है उसके अंदर डायमंड्स के साथ एक लेटर प्लेन है जो कि लिखा हुआ है। और वहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉली मी टेंजर फॉर सीजार्स आई एम, और उसमें साफ लिखा है कि डोंट टच मी फॉर सीजार्स आई एम, कि मैं जो हूँ सीजार्स की हूँ, आई एम द मतलब डियर ऑफ सीजार, मैं आई एम द जो वो कहता है हाइंड ऑफ अ सीजार। और सीजार जो है वो एक वाइल्ड किंग था जो छोटी छोटी सी बातों पे जो है अपनी आवाम में से किसी भी जिसकी भी उसको बात बुरी लगती थी तो सीजार जो है उसको कत्ल कर देता था अगर कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ लगाता था। तो वो कहती है यहाँ पे, यानी कि वो कहता है उसकी इंस्क्रिप्शन जो है और जो उसकी बिलोंगिंग है उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स के साथ लिखा हुआ है, नो बॉडी कैन हंट मी, नो बॉडी कैन कैच मी बिकॉज आई बिलोंग टू द किंग, और दो एंड वाइल्ड फॉर टू होल्ड दो आई सीम टेम। और वो कहती है कि बेशक मैं टेम लगती हूँ, मैं सॉफ्ट लगती हूँ, बट फॉर वाइल्ड टू होल्ड, लेकिन जो है मैं जो हूँ बहुत वाइल्ड हूँ अगर मुझे कोई होल्ड करने की कोशिश करता है। वाइल्ड यहाँ पे उसका केयर फ्री मूड शो किया जा रहा है, यानी कि उसकी फ्लर्टियसनेस, उसकी वॉलम्चुअसनेस उसको शो किया जा रहा है। और वो यहाँ पे कहता है कि शी सीम्स टू बी सॉफ्ट बट इन फैक्ट शी इज वेरी क्रूअल। और यहाँ पे जो सीजार है उसके बारे में वो कहता है कि ये पोएट जो है वो अपने तमाम परस्यूट्स जो है उसको गिव अप करता है, क्योंकि अब वो ये रियलाइज कर चुका है कि उसके ये जितने भी परस्यूट्स हैं वो सब वेन हैं और यूजलेस हैं। और एट द एंड वो यही कहती है कि डो नॉट टच मी बिकॉज आई एम सीजार्स, कि मैं सीजार्स की हूँ, आई मे सीम टेम एंड कैचेबल ऑन आउटसाइड बट आई एम वाइल्ड एट द कोर एंड नो बडी कैन होल्ड मी। ये तो बेटा इसकी होगी पैराफ्रेजिंग। लेट्स गो टुवर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसने क्यों ये लिखी थी पोएम। अब यहाँ पे देखें कि एन बोलाइन क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर दिया था किसने, हर हस्बैंड किंग हेनरी एट क्लेम्ड दैट शी हैज बीन अनफेथफुल विद एट लीस्ट 5 डिफरेंट मेन। उसको लगता था कि ये जो है अनफेथफुल है, और इन रियलिटी हर क्राइम वाज दैट शी हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस अ मेल हायर and the king had already moved his attention to one of her ladies in waiting, Jane Seymour। असल में जो हेनरी एट था, वाइट जो है वो आपको पता है कि उसकी उसने एक कोर्टली लाइफ गुजारी थी। हेनरी एट, एन बोलाइन और किंग का और वाइट का आपस में मतलब जिसे कहना चाहिए ना बचपन इकट्ठे गुजरा था, कुछ ऐसा ही था। लेकिन एट द एंड जो है एन बोलाइन की शादी हो जाती है किंग हेनरी एट के साथ, ठीक है। एन बोलाइन किसको मिलती है, किंग को मिलती है। वो जो एन बोलाइन होती है वो जो है उसकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां होती हैं, ठीक है, बेटा वो नहीं दे पाती उस किंग को, जिसकी वजह से किंग जो है एन बोलाइन के ऊपर चार्ज लगाता है और जिसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और ये चार्ज भी लगाया जाता है कि शायद इसका वाइट के साथ कोई अफेयर था। तो अमॉन्ग्स दोज अरेस्ट ऑन द चार्जेस ऑफ एडल्ट्री विद द क्वीन वाज सर थॉमस वाइट, अ प्रीवियस सूटर ऑफ एन, ठीक है, ये प्रीवियस सूटर था एन बोलाइन का। इट वाज rumored he had been in love with her but was ousted from her affection by the king. He was later released without charge thanks to his friendship with Thomas Cromwell. He is thought to have witnessed Anne's execution from his cell। और जो है उसने अपनी आंखों से अपने सेल से, यानी कि जिस जेल के अंदर ये बंद था, इसने अपनी आंखों से एन की एग्जीक्यूशन देखी थी कि किस तरीके से उसको उसका सर कलम किया गया था या उसको फांसी दी गई थी। यहाँ पे देखा जा रहा है वो कहता है द बेल टावर शोड मी सच अ साइट दैट इन माय हेड स्टिक्स डे एंड नाइट। वो कहता है वो जो बेल टावर, यानी कि उसने जो अपनी आंखों से वो क्रूएलिटी देखी, यानी कि एन बोलाइन के साथ होते हुए देखा, दैट इज इन माय हार्ट स्टिक डे एंड नाइट, वो मेरे दिमाग के अंदर स्टिक डे एंड नाइट रह चुका है। उसके बाद देखते हैं सर थॉमस वाइट 1503-1542 introduced the sonnet into the English language. Thomas White was a member of King Henry VIII court, acting as an ambassador to the king. He was over 6 feet tall, reported both handsome and physically strong. He was married but unhappily and was rumored to have been romantically involved with Anne Boleyn.
until 1524 when King Henry sent him abroad sometime after he separated from his wife. White said his aim as a poet was to experiment with the English tongue in a time when it was thought British and clumsy. A significant amount of his literary output consists of translations and imitations of sonnets by Italian poet Petrarch. He also wrote sonnets of his own, experimenting with form and structure. He was the first to write sonnets in English, influences influencing his successor Shakespeare. He is also one of the originator of the convention in love poetry according to which the mistress is painted as hard-hearted and cruel. उसने जो है वो एक ओरिजिनेटर था उस कन्वेंशन का, एक ट्रेडिशन का, जो कि इन लव पोइट्री उसने क्या किया था, मिस्ट्रेस को उसने पेंट किया था जो कि हार्ड हार्टेड एंड क्रूअल है. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो जो मेटाफोरिकली एक कॉन्सेप्ट हंटिंग का वो शो करता है कि व्हाट वुड ऑल दिस हैव टू बी विद अ हंट. एक हंट से उससे उसका क्या मुराद है. Hunting in medieval time was a sport exclusively for royalty and aristocracy. The elaborate rituals of the hunt were an integral part of court etiquette, and skill in hunting was regarded as the peacetime equivalent of prowess in chivalric wars. ठीक है, अब ये हंटिंग जो है ये उस वक्त के medieval times की सपोर्ट थी जो कि रॉयल्टी और एरिस्टोक्रेसी में हुआ करती थी, और elaborate rituals of hunt were an integral part of the code etiquette. और ये एडिकेट्स थे कोड के, ये जो रिचुअल्स थी हंटिंग की वो एक इंटीग्रल पार्ट थे कोड के एडिकेट्स का. स्किल इन हंटिंग वाज रिगार्डेड एज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोवेस इन शिवैलरिक वॉर. ठीक है, और ये जो थे स्किल्स हंटिंग में वो क्या थे, रिगार्डेड एज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोवेस इन शिवैलरिक वॉर. शिवैलरिक वॉर्स के अंदर जो है ये रिगार्ड किया जाता था इनको पीस टाइम इक्विवेलेंट के. Hunting scenes were common subject in medieval and Renaissance art. The excitement of the hunt was also captured in special type of songs in which the voice of two singers seemed to chase one another. These types of songs were written from man's point of view and were sung by men. Hunting became an accepted metaphor for the elaborate ritual of courtship and courtly love. ठीक है, with the women represented by the deer. अब यहाँ पे एक accepted metaphor था hunting का for the elaborate rituals of courtship, क्योंकि वो courtship की एक ritual थी, वहाँ की tradition थी, और courtly love की tradition थी, with women represented by the deer. और women को जो है represent किया गया कि वो female deer है. Why a deer? Deer को क्यों उसने यहाँ पे जो है वो एक deer का क्यों concept जो है उसने जो वो किया. इन ग्रीक माइथोलॉजी द डियर इज वेरी सिग्निफिकेंट एनिमल. द गॉडेस Diana or Artemis is often accompanied by deer, representing her status as the goddess of hunting and of virginity. The followers of Diana were virgins. Deer were therefore seen as symbol of innocence and purity. Diana, however, is powerful goddess. Actaeon, a hunter, stumbled across Diana where she was bathing in. ठीक है, ये बेटा आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम आगे चलते हैं. दैट इज बेसिकली द ग्रीक माइथोलॉजी, और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज हुई है, जो मेटाफर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा. ये मैंने आपको बता दिया था, हेलास जो है अल्लास को कहा जा रहा है. व्हाट इज द पोएट सेइंग हियर? पोएट जो है वो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? बेसिकली बस डियर जो है वो एक इनोसेंट और फेथफुल लेडी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी डियर है वो टोटली आयरॉनिकल है, वो एक फ्लर्टियस नेचर की खातून है. Or what might this be a metaphor for? What is the significance of the word Hellas, and what about I may know more? और यहाँ पे remember the context है जो हमने metaphor use किया है, ये उसके significant है and this and that. आगे चलते हैं. In vain, यानी कि the vain travail had buried me so sore, I am of them that fathers come behind. अब वो ट्रिवेल यानी कि इनवेल फेलियर पॉइंटलेसनेस को कह रहा है, और वेरिड आपको पता ही है कि वो थक चुका है, और ट्रिवेल जो है यानी कि वर्क टास्क को कहा जा रहा है कि हर चीज जो है वो उसके ये वो थक चुका है ये काम करते करते. एंड आई एम वन ऑफ देम दैट फादर्स कम्स बिहाइंड. वो कहता है कि मैं उनमें से एक हूँ जो कि उसके पीछे आए हैं. और यहाँ पे जो है वो कहता है कि इन ट्यूडर टाइम्स पीपल यूज्ड टू हंट इन ग्रुप्स.
ठीक है। अब वो कहता है उन ग्रुप में से मैं जो हूँ सबसे ज्यादा उसके पीछे भागा हूँ, यानी कि उन शूटर्स में से, उन शूटर्स के ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा मैं उस हंटर्स के पीछे, सॉरी उस डियर के पीछे भागा हूँ। द स्पीकर इज सेइंग ही हैज चोजन टू बी एन ग्रुप that come last. This group was unlikely to have any success hunting. So what is the significance of word varied and so soul, and how is the metaphor of hunting extended? ठीक है, ये जो है, yet I may by no means my varied mind draw from dear, but as she fleet afore fainting I follow. वो कहते हैं जितना भी मैं उस मतलब वो आगे जाती है, मैं उसके पीछे जितना फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं फॉलो करते करते उसको थक गया हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया था अभी पैराफ्रेजिंग में। और look at the word order in these line, may I and draw our own separate line, and varied mind has been moved forward, alternate version, yet I by no means may draw my varied mind from the dear. The enjambment of these lines creates suspense with the words placed on the line below. We must wait for to find out what the action is. Why do you think the poet does this? Note the repetition of the word may. What is the significance here? अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा रिपीटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ क्विटिंग हंटिंग एंड द रीजन फॉर दिस। अब वो जब वो कहता है कि लीव ऑफ देयरफॉर, आई लीव ऑफ देयरफॉर एंड सिंस इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द माइंड। वो कहता है कि वो एक हंटिंग टूल है जो कि उसका नेट है और उसके अंदर सुराख है, और वो कहता है एक ऐसा नेट जिसके अंदर सुराख हो उसके अंदर कभी भी वाइंड नहीं आती। तो यहाँ पे कौन सा मेटाफर है जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? Who lest her hunt, I put him out of the doubt, as well eyes may spend this time in vain. अब यहाँ पे मेटाफोरिकली एक नेट का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है और उसके अंदर वाइंड को कैच करने का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। उससे पहले एक हाइंड था और हाइंड थी जिसके पीछे जो है हंटर्स जो है उनका कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। और अब यहाँ पे नेट को मेटाफोरिकली एक हंटिंग टूल कहा जा रहा है जिसके अंदर वाइंड को कैच किया जा रहा है, और ये भी इम्पॉसिबल है। Whoso lest her hunt, I put him out of the doubt, as well as I may spend his time in vain. तो कहता है कि उस अब कौन है जो, what is the poet saying here? अब वो कहता है, अब वो अगेन चैलेंज करता है, वो कहता है मैंने तो भाई करके देख लिया है, अब कौन है जो जो उसके पीछे जाएगा? और मैं, वो कहता है क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, as well as I just like me spent his time in vain, तो तुम भी अपना वक्त जाया करो। ठीक है, यहाँ पे वही है कि वो फर्स्ट लाइंस को रिपीट करता है, और रिपीटेशन ऑफ लाइंस जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि एक आइडिया के ऊपर स्ट्रेस किया जा सके। एनग्रेवन विद डायमंड्स इन लेटर प्लेन, ठीक है, और उसके एनग्रेव्ड है डायमंड्स में लेटर प्लेन, और साफ साफ लिखा हुआ है that there is written her fair neck round about nolly me tanger। लैटिन में लिखा हुआ है touch me not for Caesar's I am, and while for to hold there though I seem tame। और वो कहती है कि मैं देखने में बेशक बहुत टेम हूँ लेकिन मैं होल्ड करने में बहुत वाइल्ड हूँ। अब यहाँ पे देखिए सीजार का अगेन एक मेटाफर लिखा हुआ है। सीजार वाज अ वेल यूज्ड मेटाफर और टर्म फॉर एनीवन ऑफ पावर सिमिलर टू अ रोमन एम्पायर। ठीक है, सीजार यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज किया गया है या उसको एज अ टर्म ऑफ पावर यूज किया गया है, सिमिलर टू अ रोमन एम्पायर, अ टाइटल रादर देन अ पर्सन। ये एक ऐसा टाइटल दिया गया रादर देन अ पर्सन, यानी कि पर्सन के तौर पे यहाँ पे यूज नहीं किया गया, बल्कि सीजार जो है मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि वो उसकी है जिसके हाथ में पार है और वो किसी की भी नहीं है, यानी कि वो उसकी है जो बादशाह है और वो किसी की भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे उसकी फ्लर्टियसनेस को शो किया जा रहा है। और यहाँ पे इन ओल्डर टाइम यू कुड बी किल्ड फॉर हंटिंग द डियर्स किंग, क्योंकि उस दौर में ओल्डर टाइम्स के अंदर उस शख्स को कत्ल किया कर दिया जाता था जो कि किंग की जो डियर होती थी उसकी गर्दन के गिर्द पट्टा होता था। अगर कोई उस डियर का शिकार करता था तो उसको किल कर दिया जाता था। तो वो कहती थी कि मेरे गले में पट्टा है किंग का, तो अगर कोई उसको मतलब कैच करने की कोशिश करेगा तो उसको सीजार जो है वो कत्ल कर देगा। थिंक अबाउट रॉबिन हुड, सो द वार्निंग इज सीरियस। और थर्डली जो है इन जॉन 2:17 जीसस सेज touch me not for I am not yet ascended to my father, in wide suggestion that the deer is holy or sacred. How might this fit with AO3 information we have already been given?
अच्छा जी, अब इसके अंदर देखते हैं, ये तो हमने देख लिया इसके अंदर जो मेटाफर्स यूज हुए थे। अब देखते हैं इसके अंदर इमेजरी कौन कौन सी यूज हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स हैं जो कि यूज हुए हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटेशन ऑफ साउंड्स को, ठीक है, जब साउंड्स की बार बार रिपीटेशन होती है उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए हु सो लिस्ट टू हंट आई नो वेयर इज अ हाइंड। अब इसमें फर्स्ट लाइन में देखें ह साउंड जो है वो रिपीट हुई है, कहाँ तक है, लास्ट तक, ठीक है। ह ह एंड ह और आई मे नो मोर, मे म एंड म साउंड ये दोनों जो है रिपीट हुई है। इट मींस कि देयर इज एलिट्रेशन इन दिस कॉपलेट। उसके बाद वो कहता है द विंड ट्रिवेल हैड वेरिड मी सो सॉर आई एम ऑफ देम दैट फादर्स कमथ बिहाइंड yet may I by no means by wearied mind। और फिर यहाँ पे वो कहता है draw from dear but as she fleeth afar। यहाँ पे वो मेटाफर यूज करता है फ्लाइट, फ्लीथ यहाँ पे फ्लाइट का मेटाफर यूज कर रहा है। फॉर द फैक्ट शी इज नॉट टू बी टच। व्हाट इज द मेटाफर? मेटाफर कहते हैं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो कि अगर कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाए तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। सिमिलीज तो कहते हैं ना, जैसे व्हाइट एज डेजी, ठीक है, वो ऐसे सफेद जितना कि डेजी फ्लावर होता है। लेकिन मेटाफर कहते हैं दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना जो कि ट्रेड्स में सेम हो, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हो। अब शी फ्लीथ फॉर, यहाँ पे फ्लाइट जो है उसको एज अ मेटाफर यूज किया जा रहा है। अब औरत जो है वो फ्लीथ अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि वो फ्लाइट नहीं कर सकती, लेकिन फ्लीथ किसको, फ्लीथ यहाँ पे फ्लाइट किसकी फ्लाइट को कंपेयर किया जा रहा है, एक बेलव्ड की, एक फ्लर्टियस बेलव्ड की फ्लाइट के साथ एक डियर की फ्लाइट को, ठीक है। वो कह रहा है कि जितनी फ्लाइट जो है एक डियर की है, जितना तेज वो भागती है उतना उसकी बेलव्ड भागती है। तो दैट इज द टू ऑपोजिट, डियर एंड हर बेलव्ड आर टू ऑपोजिट, जैसे कहना चाहिए कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनके जो ट्रेड्स हैं वो आपस में जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट किए जा रहे हैं। इसको मेटाफर कहते हैं। जबकि सिमिलीज कहते हैं दो चीजें आपस में मिलती जुलती होती हैं, इसमें दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। इसी तरीके से बाकी इसके अंदर एलिट्रेशन दोबारा से, जैसे ड साउंड जो है वो रिपीट हुई है, फ साउंड जो है वो रिपीट हुई है। इस लाइन के अंदर स एस साउंड जो है वो रिपीट हुई है। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पे और है जक्स्टापोजिशन, ठीक है। जक्स्टापोज कहते हैं कि दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स को एक ही लाइन के अंदर बयान करना। अब यहाँ पे एक तरफ तो उसे लिखा हुआ है वाइल्ड फॉर टू होल्ड दो आई सीम टेम, वो कहती है कि बेशक मैं टेम हूँ लेकिन मैं वाइल्ड टू होल्ड हूँ। तो ये तो दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स आ गए जो कि एक ही लाइन के अंदर है, कि एक तरफ वो कह रहा है कि भाई ये टेम है, एक तरफ वो कह रहा है वाइल्ड है। तो इट मींस कि दैट इज वाइल्ड इज जक्स्टापोजिंग द वर्ड टेम, ठीक है। दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक ही लाइन के अंदर जब हम आमने सामने रख देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज द जक्स्टापोजिशन, ठीक है। तो दैट इज ऑपोजिट कॉन्सेप्ट जो कि एक ही लाइन में रखे हैं। और यहाँ पे क्या है, वाइल्डनेस एक्सटेंड्स द मेटाफर ऑफ हर स्टेटस, she is not mean to be caught, she is dangerous, ठीक है। वो जो है यहाँ पे वाइल्डनेस जो है इस हद तक मेटाफोरिकली एक्सटेंड कर चुकी है उसके स्टेटस को कि वो शी इज नॉट मीन टू बी कॉट, कि वो पकड़ी भी नहीं जा सकती, बिकॉज शी इज डेंजरस, वो शी इज सो मच डेंजरस। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपकी राइमिंग स्कीम आ जाती है, ठीक है। अब हम कल इसकी राइमिंग स्कीम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखें इसकी जो राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम के लिए कल मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले तो इसके जो एंडिंग वर्ड्स है ना, उनको एंडिंग वर्ड्स इनको अंडरलाइन कर लें, हाइंड, मोर, सोर, बिहाइंड। अब यहाँ पे देखें हाइंड जो है वो ए साउंड है, हाइंड से मोर जो है नहीं मिलता, ठीक है। मोर और हाइंड डिफरेंट साउंड है, तो इसके आगे हम बी लिखते हैं, ए बी। अब हम देखते हैं जब हम दो साउंड्स लिख देते हैं तो उससे मिलती जुलती थर्ड साउंड कौन सी है। अगर तो सोर जो है मोर से मिलता जुलता है तो दैट इज ऑल्सो साउंड बी। और बिहाइंड जो है वो हाइंड से मिलता जुलता है, राइम कर रहा है हाइंड के साथ, तो ये ए बी बी ए। देन फिर माइंड अफोर बिफोर वाइंड, माइंड वाइंड से मिलता है, अफोर बिफोर से राइम करता है, तो ए बी बी ए। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी डी डी सी, सॉरी सी डी डी और सी ई ई।
और यहाँ पे वो क्या करता है कि सी क्या है, डाउट, क्योंकि पिछले किसी भी वर्ड से ये राइम नहीं करता, इसलिए हम इस जो साउंड है उसको सी साउंड कहते हैं। एंड वेन जो है यहाँ पे डी होती है, वेन के साथ लेन मिलता है इसलिए सी डी डी हो गया। और अबाउट जो है वो डाउट से मिलता है इसलिए अगेन सी। और एम और टेम ई ई हो गया। तो हमेशा ये जो है मोस्टली, वैसे तो इसकी राइमिंग स्कीम चेंज होती रहती है पोएम टू पोएम, लेकिन नॉर्मली इसका जो लास्ट कॉपलेट है वो आपस में राइम करता है। तो ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर में इसकी राइमिंग स्कीम। उसके बाद जो है दिस इज आ सोनेट। ठीक है, हम देखते हैं कि ये एक सोनेट है। टिपिकली सोनेट कहते किसे हैं? टिपिकली a sonnet is made up of the two parts, an octet, the first 8 lines, and the sestet, the last 6 lines. Here the rhyme scheme reinforces that idea with the first 8 lines linked together. ठीक है, फर्स्ट 8 लाइंस जो है उनकी राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी बी ए देन ए बी बी ए। इसका मतलब है ये दोनों स्टैंजास जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। और ट्रेडिशनली सोनेट ऑफर्स अ प्रॉब्लम इन द ऑक्टेट। सोनेट में जो ऑक्टेट फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं उसमें एक प्रॉब्लम दिया जाता है, शो किया जाता है, एंड अ सोल्यूशन इन द सेस्टेट। सेस्टेट कहते हैं लास्ट 6 लाइंस को, और सेस्टेट में उसका एक सोल्यूशन दिया जाता है। The change between the two is a simple shift in mood or tone. और ये जो चेंज होता है ऑक्टेव से एक आइडिया चेंज होता है सेस्टेट में, वो एक्चुअली शिफ्ट इन मूड और टोन को शो करता है। वो कहता है विच शिफ्ट अकर इन द लाइन 9 इन द पोएम। इस लाइन 9 में हु सो लिस्ट हर हंट आई पुट हिम आउट ऑफ द डाउट, यहीं से उसका जो शिफ्ट है वो शुरू हो जाता है मूड का। ठीक है, दिस शिफ्ट हैपेंस इन द लाइन 9 एंड नोन एज अ वोल्टा और अ टर्न। अब ये जो शिफ्ट हुआ है ना इसका लाइन 9 में, इसको कहते हैं वोल्टा या फिर इसको टर्न बोला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पोएम्स के अंदर मीटर यूज होता है। What is the meter of the poem? The meter of the poem, the pattern of stressed and unstressed syllables per line. ठीक है, अब जो है मीटर ऑफ द पोएम जो है उसको कहा जाता है पैटर्न ऑफ द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस को। अब देखते हैं इयम्बिक पेंटामीटर, इसने फॉर एग्जांपल इयम्बिक पेंटामीटर इसने यूज किया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इनको जो है मेजर करते हैं। बेटा ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको पोएम्स का दिया जा रहा है, क्योंकि आगे जाके जब स्टूडेंट्स देते हैं ना पीपीएससी के एग्जाम्स, तो आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी के, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और बाकी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे इस तरह के वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जी ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स क्या होते हैं, इयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। और इवन अगर कभी आपसे आगे जाके कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ फुट, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल्स के स्पेसिफिक सीक्वेंस को फुट कहा जाता है, रेफरिंग टू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साउंड। जैसे कल मैंने आपको कहा ना इस्लामाबाद, ठीक है, तो इसके अंदर इस्लामाबाद करके इंग्लिश में बोला जाता है, या ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो इस तरह से बोला जाता है। तो इयम्बिक एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। इयम्बिक किसे कहते हैं? एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है जो कि फॉलो किया जाता है स्ट्रेस सिलेबल के साथ, जैसे आई एम, ठीक है, आई एम, ठीक है, इसमें क्या है, आई जो है अनस्ट्रेस्ड है और एम जो है स्ट्रेस सिलेबल है। हाउ मेनी टाइम्स दिस हैपेंस इन वन लाइन? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कितनी दफा एक ही लाइन के अंदर ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का सिलेबल हुआ है। ठीक है, अब उसको फीट पर लाइन, अगर तो ये 5 टाइम्स हुआ है तो हम इसको कहते हैं दैट इज अ पेंटामीटर, यानी कि 5 टाइम्स होगा अगर ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का। तो और हमेशा जो सोनेट है वो लिखी जाती है इयम्बिक पेंटामीटर में। अब यहाँ भी देखें, फेंटिंग आई फॉलो आई लीव ऑफ देयर फोर बट, तो यहाँ पे लेट्स लुक एट द क्लोजर लुक एट लाइन 7। इस लाइन को जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखें, a stressed syllable followed by an unstressed syllable, ट्रॉची, ठीक है, ट्रॉची। यहाँ पे देखें फेंटिंग, फेंटिंग, एक जो है स्ट्रेस सिलेबल है, देन ये जो डार्क हो रहा है ना ये स्ट्रेस्ड है, एंड टिंग इज अनस्ट्रेस्ड, पेंटिंग, ठीक है, तो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, स्ट्रेस यानी कि जिसको थोड़ा खींच लिया जाए और अनस्ट्रेस्ड जिसको नहीं मतलब खींचा जाए, तो स्ट्रेस पेंटिंग।
I follow, ठीक है, follow, and then I leave off, responding. तो therefore अब यहाँ पे अगेन there stressed है and then for unstressed हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स यूज हुए हैं। अ स्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय एन अदर सिलेबल स्पॉन्डी, उसको यहाँ पे वो स्पॉन्डी कह रहा है, लीव ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसको इनको साउंड्स एक्चुअली का, जैसे ये ट्रॉची बोल रहा है ना, फेंटिंग को जो है वो ट्रॉची, इसी तरह टी टम करके भी आपको अक्सर जगह पे लगेगा, लेकिन बस आप इतना याद कर रख लें कि तो जो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है उसको स्ट्रेस कहा जाता है, फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। जो है फेंटिंग, फॉलो, आई लीव ऑफ, देयरफॉर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न के ऊपर है। ये आगे जो है स्ट्रेस लेवल्स एट द स्टार्ट एम्फसाइज द पॉइंट दैट ही इज फेंटिंग, ठीक है। another emphasis the reason he is giving up with the follow therefore, ठीक है, will follow therefore। तो ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं जिसके ऊपर जो है ये इसको सारा बयान किया गया। अब यहाँ पे देखें हाउ इज इट अ EM कैसे, द रेगुलर मीटर हियर फाउंड इको हिज सरेंडर ही फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेगुलर मीटर ऑफ फॉलोज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये EM है, द रेगुलर मीटर है, और इसका क्या मतलब है, फॉलो है, ठीक है। सेम सेम पैटर्न पे है, यानी कि जितना हम फॉर को खींच रहे हैं उतना लॉ को खींच रहे हैं, तो दैट इज द स्ट्रेस। तो वो कहता है ये रेगुलर मीटर है, इसको EM बोलते हैं, इस साउंड को EM बोलते हैं, यानी कि जितनी शुरू का स्ट्रेस जितना है उतना ही फाइनल स्ट्रेस है, यानी कि पूरा का पूरा फॉलो बराबर स्ट्रेस पैटर्न के ऊपर जा रहा है। इसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे फेंटिंग में तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन फॉलो में नहीं है, जितना हम फॉर को खींच रहे हैं उतना ही हम लोग को खींच रहे हैं। तो रेगुलर मीटर है ये, हेयर कुड इको हिज सरेंडर के वो फॉलो कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को जो है ये जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स क्या होते हैं। कल ऐसे ही बातों बातों में छिड़ गया था आपका, आपने इसको बिल्कुल भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में नहीं लिखना। बाकी आगे लिंक्स और इंटरप्रिटेशंस हैं, पेट्रियार्क सोनेट है, ठीक है, ये हम जो है फिर कभी देख लेंगे, ये बहुत ज्यादा आगे डिटेल्ड है। अब हम अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं। खोलिएगा बेटा आप लोग अपने करंट नोट्स।